हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 4 द्विघात समीकरण का परिचय पढ़ेंगे। दोस्तों, अध्याय 2 में हमने बहुपद का अध्ययन किया था, ठीक है, और बहुपद में हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण है आपका, वो द्विघात बहुपद से ही बना है। तो हम द्विघात बहुपद के बारे में दोबारा से जान लेते हैं थोड़ा सा। दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद हो सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। अतः x में कोई भी द्विघात बहुपद किस तरह का होता है? a गुणा x की घात 2 धन bx धन c के रूप का होता है, ठीक है। तो इसमें 3 पद है, तो अधिक से अधिक 3 पद हो सकते हैं। और ये दो घात वाला बहुपद है, क्योंकि x की या चर की अधिकतम घात क्या है? 2, ठीक है, इसलिए ये दो घात वाला बहुपद है। यहाँ पर a b और c क्या है? अचर है, और a का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान शून्य हो गया तो x की घात 2 का पद भी बचेगा ही नहीं, तो ये दो घात वाला बहुपद कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। और एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि px बराबर 3 गुणा x की घात 2 धन 2x धन 2, ठीक है। ये क्या है? हमारा दो घात वाला बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। दोस्तों, अब हम द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो चर x में एक द्विघात समीकरण जो है a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का होता है, ठीक है। अगर चर y होगा तो x की जगह y लिखेंगे, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद की तरह ही है, बस इसमें बराबर शून्य होता है, ठीक है। जहां पर ए बी और सी वास्तविक संख्या है और ए का मान शून्य नहीं होगा, ठीक है। बी और सी का हो सकता है, ए का मान शून्य नहीं होगा, ये आवश्यक है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। 3 गुणा एक्स की घात 2 धन 2x धन 2 बराबर 0। ये क्या है? हमारा द्विघात समीकरण का एक उदाहरण है। समीकरण का मानक रूप। मानक रूप का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कि कैसे उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप के बारे में समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी समीकरण px बराबर 0, जहां पर px क्या है? घात 2 का एक बहुपद है या द्विघात बहुपद है, एक द्विघाती समीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है? एक द्विघात बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रख दें तो वो द्विघाती समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। परंतु जब हम px के पदों को घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, ठीक है, कि जो सबसे बड़ी घात का पद है उसको सबसे पहले लिखेंगे और सबसे छोटी घात के पद को सबसे अंत में लिखेंगे, घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है। वो मानक रूप क्या है? जैसे कि जो द्विघात समीकरण है उसमें x की चर की सबसे बड़ी घात क्या होगी? 2, और सबसे छोटी घात क्या होगी? 0, अर्थात अचर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पद हम लिखेंगे x की घात 2 वाला, ठीक है। फिर लिखेंगे x की घात 1 वाला पद, फिर लिखेंगे अचर को, ठीक है। तो इस तरह का जो रूप होता है उसको हम मानक रूप कहते हैं, ठीक है। तो जो मानक रूप होगा द्विघात समीकरण का वो किस तरह का होगा? a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। यहाँ पर एक शून्य नहीं है, ये तो बार बार कहा जाएगा, ठीक है। तो मानक रूप का मतलब होगा हम x के घातों के घटते क्रम में उसको लिखेंगे, चर की घातों के घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, कभी कभी हमें कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जहां पर हमें कहा जाता है कि जांच कीजिए कि निम्न जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। प्रश्नावली 4.1 में आपको ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं? समीकरण को यह तय करने के लिए वह द्विघात है अथवा नहीं, हमें उसका सरलीकरण करना आवश्यक है, ठीक है। उसमें जैसे कोष्टक में गुणा हो रहा है, कुछ भाग है, तो हमें समीकरण को पहले सरल करना होता है, ठीक है, उसके सभी पदों को निकालना होता है, ठीक है। फिर सरल करने के बाद अगर समीकरण जो है a गुणा एक्स की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का है, अर्थात द्विघात समीकरण के मानक रूप का है, ठीक है, और वहां पर a b और c वास्तविक संख्या है और a का मान 0 नहीं है, तो हम कह देंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा। परंतु यदि समीकरण a गुणा एक्स की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, अर्थात द्विघात समीकरण के मानक रूप का नहीं है, तो फिर हम कह देंगे कि तब दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। आइए अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं। आइए एक उदाहरण ले लेते हैं कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, ठीक है। तो हमें एक समीकरण दे रखा है 2 गुणा एक्स माइनस 1 कोष्टक में x माइनस 3 बराबर x धन 5 गुणा x माइनस 1, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? हम इसका सरलीकरण करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, 2x का गुणा x से करेंगे तो 2 गुणा x की घात 2, 2x का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 6x, माइनस 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 का गुणा माइनस 3 से करेंगे तो धन का 3,
बराबर का चिन्ह लगा दिया। x का गुणा x से किया तो x की घात 2, x का गुणा -1 से किया तो -x, 5 का गुणा x से किया तो 5x, 5 का गुणा -1 से किया तो -5। ठीक है, थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 2 गुणा x की घात 2 को तो वही लिखा हमने, -6x और -x कितना होगा, -7x। ठीक है, और फिर धन का 3 लिख दिया, x की घात बराबर x की घात 2 लिख दिया, -x और धन के 5x है तो 5x में से x जाएगा तो धन के 4x बचेंगे और -5 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितने भी पद हैं दाईं तरफ उनको बाईं तरफ ले आएंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए 2 गुणा x की घात 2 -7x धन 3 तो वही हो गया, x की घात 2 बाईं तरफ गया तो -x की घात 2 हो गया, 4x बाईं तरफ गया तो -4x हो गया, -5 बाईं तरफ गया तो धन के 5 हो गया और बराबर 0 लिख दिया हमने। अब देखिए 2 गुणा x की घात 2 है और ये है -x की घात 2, तो कितना बचेगा, x की घात 2। ये -7x है, ये -4x है तो हो जाएगा -11x। ये धन का 3 और ये धन का 5 है तो हो जाएगा धन का 8 बराबर 0। अब ये किस रूप में है, ये मानक रूप में है द्विघात समीकरण के। a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के प्रकार का समीकरण है ये। ठीक है, x की घात 2 का पद है इसमें, a का मान 0 नहीं है तो a का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये हमारा a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया गया समीकरण है ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसी तरह से हमें प्रश्नों को हल करना है इस तरह के। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं द्विघात समीकरण के मूल की। तो दोस्तों, जो द्विघात समीकरण का मूल होता है और हल होता है वो एक ही चीज होती है। ठीक है, कभी हम उसे मूल कहते हैं, कभी हम उसे हल कहते हैं। तो एक वास्तविक संख्या अल्फा, ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या जिसे अभी हम अल्फा कह रहे हैं, द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। कब, जब वो समीकरण a गुणा अल्फा की घात 2 धन b अल्फा धन c बराबर 0 हो। अर्थात किसी भी वास्तविक संख्या को अगर हम चर की जगह रख दें, जैसे कि चर यहाँ पर x है, ठीक है, द्विघात समीकरण में चर की जगह रख दें और फिर वो जो द्विघात समीकरण है 0 के बराबर हो जाए तो वो वास्तविक संख्या उस द्विघात समीकरण का मूल कहलाती है। ठीक है, या हल, मूल और हल एक ही चीज है। हम यह भी कह सकते हैं x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल या मूल है। कब, जब x की जगह अल्फा रखने पर द्विघात समीकरण 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब वही है कि x की जगह, चर की जगह अल्फा रख दें तो द्विघात समीकरण 0 हो जाता है, इसका मतलब वो उसको संतुष्ट करता है। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था a गुणा x की घात 2 धन bx धन c, बस बराबर 0 नहीं लिखा। ठीक है, बराबर 0 लिख देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण सा अंतर है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। द्विघात बहुपद में बराबर 0 नहीं लिखते हैं, द्विघात समीकरण में बराबर 0 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल एक ही होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद की जो शून्य निकालने का तरीका था वही तरीका होगा हमारा द्विघात समीकरण के मूल निकालने का। ठीक है, तो अगर कभी हमसे कहा जाए कि द्विघात बहुपद के शून्य हमें दिए गए हैं तो वही द्विघात समीकरण के मूल भी होंगे और मूल का मतलब ही हल होता है। ठीक है दोस्तों, हमने अध्याय 2 में देखा था, पढ़ा था बहुपद वाले अध्याय में कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यक हो सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ किसी द्विघात समीकरण के भी अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा के लिए याद रख लीजिए द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। दोस्तों, द्विघात समीकरण को हल करने के तीन तरीके हैं। एक है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरा है द्विघाती सूत्र द्वारा। ठीक है, इसमें से सबसे आसान होता है द्विघाती सूत्र वाला, पर कभी कभी गुणनखंड विधि द्वारा भी आसानी से हो जाता है, द्विघात समीकरण का हल निकल आता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए जब तक नहीं कहा जाएगा हम तब तक हम पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग नहीं करेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड विधि क्या है द्विघात समीकरण को हल करने की। ठीक है, तो कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप इस प्रकार का होता है, एक गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। तो इसको हम किस तरह से लिख लेंगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के गुणनफल के रूप में। ठीक है, बराबर 0। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इसको इस रूप में लाना होगा, इसको लाने की विधि अभी हम देखेंगे। ठीक है, पर इसको जब हम इस रूप में ले आएंगे एक्स माइनस अल्फा गुणा एक्स माइनस बीटा बराबर 0, इसका मतलब क्या होगा, या तो एक्स माइनस अल्फा 0 है या फिर एक्स माइनस बीटा 0 है। एक्स माइनस अल्फा 0 है, इसका मतलब क्या है, माइनस अल्फा दाईं तरफ जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो या तो एक्स बराबर अल्फा है, या माइनस बीटा दाईं तरफ जाएगा तो या तो एक्स बराबर बीटा है। ठीक है, तो ये अल्फा और बीटा क्या होंगे, हमारे द्विघात समीकरण के हल होंगे। ठीक है,
अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा क्या है, द्विघात समीकरण के दो हल हैं या दो मूल हैं, एक ही बात है। ठीक है, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जब अल्फा और बीटा को हम यहाँ चर की जगह रख देंगे, x की जगह, तो वो द्विघात समीकरण को हल करेंगे, मतलब ये पूरे का मान शून्य के बराबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि से हम कैसे द्विघात समीकरण के हल निकालेंगे। आइए अब हम देख लेते हैं कि कैसे गुणनखंड विधि के द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। मध्य पद को विभक्त करके एक द्विघात समीकरण के गुणनखंड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा द्विघात समीकरण। तो इसमें मध्य पद कौन सा होता है हमारा, बी एक्स, एक्स वाला, एक्स के गुणांक वाला। ठीक है, जिसमें एक्स होगा, जिसमें चर की घात एक होगी, तो मध्य पद हो गया बी एक्स। तो यहाँ पर जो एक्स का गुणांक है बी, इसके हम दो भाग करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए हम b को ऐसी दो संख्याओं b1 और b2 में लिखेंगे जिनका योगफल जो है b के बराबर हो और उनका गुणनफल a गुणा c के बराबर हो। मतलब कि b जो है, ये जो b है, इसको दो ऐसी संख्याओं में लिखेंगे b1 और b2 कि उनका जो योगफल है वो तो b के बराबर हो और उनका जो गुणनफल है b1 और b2 का, वो गुणनफल किसके बराबर हो, a और c के गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, तो हमें ज्ञात करनी होती है ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल b के बराबर हो और जिनका गुणनफल जो है a गुणा c के बराबर हो। ठीक है, फिर हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर पाते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं कि गुणनखंड विधि का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करते हैं। हल और मूल एक ही बात होती है। ठीक है, तो हमें एक समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। हम मानक समीकरण लिख लेंगे, a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। अब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, तो x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब माइनस 3x है, x का गुणांक कितना है -3, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा -3। ठीक है, फिर है ये -10, तो अचर राशि है -10, यहाँ पर अचर राशि है c, तो c बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं, ये रफ कार्य के लिए है। ठीक है, a गुणा c निकालते हैं, a है 1, c है -10, तो 1 गुणा -10 लिख दिया। 1 गुणा -10 कितना होगा -10, a c हो गया हमारा -10। अब जो b है हमारा, ठीक है, b को हमें ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखना है जिनका योगफल तो -3 हो और गुणनफल जो है -10 हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 10 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, कि ऐसी दो संख्या जिनका गुणनफल 10 हो, ऐसी दो संख्या लिखी, तो 1 गुणा 10 10 होता है। अब देखिए 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11 मिलता है और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 मिलता है, 3 नहीं मिलता। फिर अगला चलते हैं, 2 गुणा 5 भी 10 होता है, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 मिलता है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 मिलता है। ठीक है, अब ये 2 और 5 हो सकती हैं वो दो संख्याएं, देख लेते हैं कैसे। -5 धन 2, ये कितना होगा -3, बी हमारा -3 है। अब -5 और 2 का गुणनफल जो है a गुणा c यानी कि -10 के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं, -5 गुणा 2 कितना होगा -10, तो ये ac के गुणनफल के बराबर है। तो हमें दो संख्याएं मिल गई, -5 और 2, जिसको हम -3 के बराबर लिख सकते हैं, जो कि हमारा b है। अब हम चलते हैं हमारे द्विघात समीकरण में, x की घात 2 को तो वही लिख दिया हमने। अब -3x को हम क्या लिख देंगे, -5x धन 2x, तो हमने लिख दिया -5x धन 2x। फिर -10 बराबर 0 को वैसे की वैसे ही लिख दिया। अब शुरू के दो पदों में जो भी कॉमन आता है वो ले लेंगे, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो x ले लेंगे। x की घात 2 में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, -5x में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा -5। अब आखिरी दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने धन 2 कॉमन ले लिया, 2x में से 2 कॉमन लिया तो x बचा, -10 में से 2 कॉमन लिया तो -5 बचा। और हमें कोशिश करनी होती है कि जो पहले कोष्टक में आया वही दूसरे कोष्टक में आया, वही लाना ही होता है हमको। ठीक है, गुणनखंड विधि में। ठीक है, अब दोनों में x - 5 आ गया, तो x - 5 लिख लिया हमने। दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा, x धन 2, x धन 2 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ, या तो x - 5 शून्य है या फिर x धन 2 शून्य है। अगर x - 5 शून्य है तो -5 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा। और यदि x धन 2 शून्य है, ठीक है, तो 2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। इसके मूल या हल क्या होंगे, x बराबर 5 या x बराबर -2। दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया था कि द्विघात समीकरण को हल करने की दूसरी विधि है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक है, ये विधि का प्रयोग बस हमें तभी करना है जब इस विधि से हमें प्रश्न को हल करने को कहा जाए, अन्यथा इस विधि का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है,
ये है हमारा मानक रूप द्विघात समीकरण का, a गुणा एक्स की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। ठीक है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं उसको समझ लेते हैं। जो भी x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर a, ठीक है, तो दोनों तरफ a का भाग देंगे। ठीक है, ठीक है, तो a का मतलब होता है x की घात 2 का जो भी गुणांक है। अगर 1 है यहाँ पर तो फिर कुछ भी भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अगर आपका समीकरण x की घात 2 से शुरू हो रहा है तो फिर किसी भी चीज की भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अगर यहाँ पर कुछ भी है 2 3 4 5 तो फिर उसका भाग देंगे हम सभी पदों में। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बटा ए गुणा एक्स की घात 2 धन b बटा ए गुणा एक्स धन c बटा ए बराबर 0 बटा ए। ठीक है, a बटा ए कट जाएगा आपस में तो बचेगा एक्स की घात 2 धन b बटा ए एक्स धन c बटा ए बराबर 0 के बटे में कुछ भी हो तो 0 ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी x का गुणांक आएगा उसका आधा। ठीक है, तो अभी x का गुणांक कितना है, b बटा ए का आधा क्या होगा, b बटा 2a। तो b बटा 2a का वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो x की घात 2 लिख दिया हमने, धन b बटा ए एक्स लिख दिया, धन b बटा 2a के वर्ग को जोड़ दिया और b बटा 2a के वर्ग को घटा दिया। तो सेम वही चीज जोड़ी है वही घटाई है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब एक ही चीज है। ठीक है, कर सकते हैं हम ऐसा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ आएगा अभी। फिर धन c बटा ए लिख दिया बराबर 0। अब दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी का होल वर्ग। अब यहाँ पर देखिए जो शुरू के तीन पद हैं, एक्स की घात 2 धन बी बटा ए एक्स धन बी बटा 2a का होल वर्ग। ठीक है, ये इसी रूप का है, ए स्क्वायर धन 2ab धन बी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर x है आपका a और b बटा 2a है आपका b। ठीक है, तो ये तीनों पदों का इस सूत्र से क्या हो जाएगा, x धन b बटा 2a का होल वर्ग। ठीक है, क्योंकि अब देखो x धन b बटा 2a का होल वर्ग को खोलोगे तो क्या आएगा, x का वर्ग। ठीक है, धन 2 गुणा x, दो 2ab है ना, तो 2 गुणा x गुणा b बटा 2a, तो 2 से 2 कटेगा तो b बटा x आ जाएगा, धन बी स्क्वायर यानी कि b बटा 2a का होल वर्ग, तो यही आ जाएगा आपका ना। तो इन शुरू के तीनों पदों को हम ये लिख सकते हैं, x धन b बटा 2a का होल वर्ग। इसीलिए इसको पूर्ण वर्ग कहते हैं हम ना, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो हमने x का जो पद है उसको पूर्ण वर्ग का पद बना लिया। ठीक है, तो अब इन तीनों पदों को हम लिख देंगे x धन b बटा 2a का होल वर्ग, फिर बाकी जो बचा उसको वैसे ही लिख दिया b बटा 2a का होल वर्ग धन c बटा a बराबर 0। ठीक है, तो जब b बटा 2a का होल वर्ग धन c बटा a, इसको हम हल कर लेंगे, दाईं तरफ ले जाएंगे, फिर वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, फिर इसको हल कर लेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब एक उदाहरण के माध्यम से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को समझ लेते हैं। तो हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया, हमें उसका हल या मूल निकालने हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। ठीक है, तो क्या द्विघात समीकरण दे रखा है हमें, 2 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 7x धन 3 बराबर 0। अब देखिए एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है, 2, इसका मतलब हमें दोनों तरफ 2 का भाग देना होगा। तो दोनों तरफ 2 का भाग देंगे तो 2 गुणा एक्स की घात 2 में 2 का भाग दिया तो एक्स की घात 2 बचा, माइनस 7x में 2 का भाग दिया तो माइनस 7/2x, धन 3 में 2 का भाग दिया तो धन 3/2 बराबर 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा। अब x का गुणांक देखिए कितना है, 7/2, इसका आधा कितना होगा 7/4। इसका मतलब 7/4 के वर्ग को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे, एक्स की घात 2 माइनस 7/2x धन 7/4 का वर्ग माइनस 7/4 का वर्ग, 7/4 के वर्ग को जोड़ दिया और घटा दिया, धन 3/2 बराबर 0 लिख दिया। अब जो शुरू के तीन पद हैं, ठीक है, ये किस रूप के हो जाएंगे हमारे, अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस 2ab वाला सूत्र लगेगा, तो x माइनस 7/4 का होल वर्ग हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल वर्ग, और बाकी पद वैसे की वैसे रहेंगे, माइनस 7/4 का वर्ग धन 3/2। ठीक है, अब x माइनस 7/4 का होल वर्ग को तो वही लिखा, 7/4 का होल वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग होगा 49 और 4 का वर्ग होगा 16, तो 49/16 धन 3/2 बराबर 0, वैसे की वैसे ही लिख दिया। अब माइनस 49/16 धन 3/2 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस 49/16 हो जाएगा 49/16 और धन के 3/2 हो जाएगा माइनस 3/2। अब नीचे कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में, दाईं तरफ 16। ठीक है, तो यहाँ तो 49 ही रहेगा क्योंकि नीचे 16 है इसके, पर 3 के नीचे 2 था। ठीक है, तो इसको 2 को 16 बनाने के लिए कितने में गुणा करना पड़ेगा, 8 का, तो माइनस 3 गुणा 8 करना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, 3 गुणा 8 कितना होगा, 24, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 24
बटे 16। 49 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 25, तो ये आ गया 25 बटे 16। तो x माइनस 7 बटे 4 का होल वर्ग आ गया 25 बटे 16। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा x माइनस 7 बटे 4, यहाँ पे 25 का वर्गमूल होगा 5 और 16 का होगा 4, तो ये हो जाएगा 5 बटे 4। और वर्गमूल लिया तो प्लस माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे, तो x माइनस 7 बटे 4 किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 5 बटे 4 के। अब बहुत ही आसान है दोस्तों, x माइनस 7 बटे 4 आ गया हमारा प्लस माइनस 5 बटे 4 के बराबर। इसका मतलब क्या है, या तो x माइनस 7 बटे 4 5 बटे 4 के बराबर है धन के, या फिर x माइनस 7 बटे 4 बराबर है माइनस 5 बटे 4 के। दोनों को हल कर लेते हैं। अब ये माइनस 7 बटे 4 को हम दाईं तरफ ले जाते हैं तो धन का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 बटे 4 धन 5 बटे 4। दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो x बराबर होगा 7 धन 5 बटे 4। 7 धन 5 कितना होगा 12, तो x बराबर होगा 12 बटे 4। 12 में 4 का भाग देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा हमारा। उसी प्रकार x माइनस 7 बटे 4 बराबर है माइनस 5 बटे 4। अब इसमें भी माइनस 7 बटे 4 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 7 बटे 4 हो जाएगा। माइनस 5 बटे 4 पहले से ही है, इसमें भी 4 कॉमन आ जाएगा बट्टे में, 4 कॉमन ले लिया तो ये होगा 7 माइनस 5। 7 में से 5 गए तो बचे 2, तो x बराबर आ गया 2 बटे 4। ठीक है, ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1 बटा 2। ठीक है, तो यही उत्तर होगा हमारा, यही मूल होंगे, x बराबर 3 और x बराबर 1 बटा 2। ठीक है, तो यही है हमारी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। द्विघाती सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जब ये सूत्र आ जाएगा तो आप जिंदगी भर के लिए उसको याद कर लीजिएगा। पर पहले सूत्र कैसा है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमने मानक रूप लिख दिया द्विघाती समीकरण का। दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में उदाहरण से पहले हम यहाँ तक पहुंच गए थे, x धन b बटा 2a का होल वर्ग माइनस b बटा 2a का होल वर्ग धन c बटा a बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो x धन b बटा 2a का होल वर्ग तो हमने वही लिखा, माइनस b बटा 2a का होल वर्ग धन c बटा a को हम दाईं तरफ ले जाते हैं तो दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस वाला हो जाएगा धन का b बटा 2a का होल वर्ग और धन का c बटा a हो जाएगा माइनस c बटा a। ठीक है, अब दाईं तरफ बाईं तरफ तो वही रखा, दाईं तरफ b बटा 2a के होल वर्ग को खोल लेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और a का वर्ग हो जाएगा a का वर्ग माइनस c बटा a। अब देखिए दोनों में नीचे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर a है और यहाँ पर 4 गुणा a का वर्ग है, तो 4 गुणा a का वर्ग आ जाएगा नीचे कॉमन। ठीक है, तो ये तो b का वर्ग ही रहेगा माइनस ये c बटा a था। ठीक है, तो यहाँ पे लिया 4 गुणा a का वर्ग। ठीक है, तो ऊपर किससे गुणा होगा यहाँ पर 4a से, क्योंकि 4a से गुणा कर देंगे तो 4a का ही गुणा नीचे करेंगे तो ये 4 गुणा 1 का वर्ग हो जाएगा, तो ऊपर गुणा होगा 4a का। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a का वर्ग। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण में ही किया था। तो x धन b बटा 2a क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये इस पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा, पूरे पे अंडर रूट लगा दिया हमने। ठीक है, अब x धन b बटा 2a कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ऊपर तो जो रहा वही रहा b उसका माइनस 4ac बट्टे में 4 गुणा a का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 2a का होल वर्ग। ठीक है, ये अभी हमने खोला था 2a का होल वर्ग को ही हमने 4 गुणा a का वर्ग किया था, तो 2 गुणा a का होल वर्ग कितना हो जाएगा 4 गुणा a का वर्ग, तो 4 गुणा a के वर्ग को हमने लिख दिया 2 गुणा a के होल वर्ग के बराबर, 4 गुणा a के वर्ग को लिख दिया 2 गुणा a के होल वर्ग के पूरे के वर्ग के बराबर। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया। अब ये है 2a का होल वर्ग, तो इस नीचे से अंडर रूट को हटा देते हैं हम, तो x धन b बटा 2a कितना हो जाएगा प्लस माइनस, ऊपर रहा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे वाला अंडर रूट हटा दिया तो वर्ग का चिन्ह भी हट गया, तो बचा नीचे बटे में 2a। अब ये b बटा 2a को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b बटा 2a, क्योंकि यहाँ पे धन का b बटा 2a था, माइनस b बटा 2a, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a को लिख दिया। अब दोनों में 2a कॉमन आ जाएगा नीचे बटे में, तो 2a कॉमन आ गया, ऊपर क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। दोस्तों यही है हमारा द्विघाती सूत्र, तो इस सूत्र को आप जिंदगी भर के लिए याद आपको करना ही पड़ेगा। कर लीजिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। फिर क्या होता है जो मूल होते हैं उसमें क्या होता है एक बार हम प्लस ले लेते हैं धन और एक बार माइनस ले लेते हैं, तो एक मूल होगा हमारा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a और दूसरा मूल होगा x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, पर आपको सूत्र ये वाला याद करना है, माइन x बराबर माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। जिंदगी भर के लिए इस सूत्र को दोस्तों याद कर लीजिए आप। आइए दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से द्विघाती सूत्र का उपयोग करना सीखते हैं हम। ठीक है, हमें एक द्विघाती समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण 2 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 7x धन 3 बराबर 0। तो हमने मानक रूप में लिख लिया द्विघात समीकरण को। ठीक है, अब दोनों की तुलना कर लेंगे। तो x की घात 2 का गुणांक कितना है 2, तो a बराबर हो जाएगा 2। फिर है माइनस 7x, मतलब x का गुणांक है माइनस 7, तो b हो गया माइनस 7 धन 3, अचर राशि है 3, तो c हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ए बी सी के मान रख देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, b है माइनस 7 तो हमने रख दिया माइनस 7, फिर प्लस माइनस फिर अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर क्या बी स्क्वायर तो मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 गुणा a की जगह रख दिया 2 गुणा c की जगह रख दिया 3 बटे में है 2a, 2 गुणा a की जगह रख दिया 2। इसको हल कर लेते हैं। ये देखो माइनस माइनस कटेगा तो ये 7 बचा, फिर प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया, अंडर रूट ले लिया, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, फिर माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 गुणा 2 8, 8 दिया 24, तो 24 लिख दिया, बटे में 2 गुणा 2 हो गया 4। ठीक है, अब x बराबर 7 प्लस माइनस 49 में से 24 जाएगा तो बचेगा 25, तो ये बचा 25 बटे में 4 है ही, अंडर रूट 25 कितना होता है 5, तो ये हो गया हमारा x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो x बराबर 7 धन 5 बटे 4 या x बराबर है 7 माइनस 5 बटे 4। 7 धन 5 बटे 4 है, इसका मतलब क्या है, 7 धन 5 होता है 12, 12 बटे 4, 12 बटे 4 कितना होता है 3, तो x बराबर या तो 3 है या फिर x बराबर 7 माइनस 5 बटे 2, 5 बटे 4, 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 गए तो कितना बचा हमारा 2, तो 2 बटे 4, 2 बटे 4 मतलब 2 ऊपर नीचे 2 का भाग दे देंगे, ऊपर बचेगा 1 नीचे बचेगा 2, तो x बराबर 1 बटा 2। तो क्या आ गया हमारा मूल, x बराबर 3 या x बराबर 1 बटा 2, तो ये उत्तर होगा हमारा। तो बहुत आसानी से द्विघाती सूत्र से हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लिए। आइए दोस्तों अब हम मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, अर्थात मूलों के स्वरूप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मूलों का स्वरूप क्या क्या हो सकता है। ये हमने मानक रूप लिख दिया द्विघात समीकरण का। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र है जिससे हम मूल ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण के, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, अब तीन संभावनाएं हैं, क्या है वो तीन संभावना, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से अधिक होगा धनात्मक होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य होगा, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक होगा शून्य से कम होगा। तो आइए अब हम तीनों संभावनाओं को देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम पहली संभावना की चर्चा कर लेते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक होगा शून्य से अधिक होगा। ठीक है, तो ये शून्य से अधिक होगा तो अंडर रूट के अंदर कुछ ना कुछ मान निकल आएगा। अगर अंडर रूट के अंदर धनात्मक संख्या है तो वो अंडर रूट वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें दो मूल मिलेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और दूसरा मूल होगा हमारा x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये दोनों अलग अलग मूल हैं, तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक होगा शून्य से अधिक होगा, उस स्थिति में हमें दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम दूसरी संभावना की चर्चा कर लेते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर होगा। तो देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य है तो अंडर रूट के अंदर शून्य होगा, मतलब कि ये शून्य हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी धन शून्य बटे 2a। ठीक है, माइनस बी धन शून्य कितना होगा माइनस बी, तो x बराबर आएगा माइनस बी बटे 2a। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और दोनों का मान क्या होगा माइनस बी बटे 2a, दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, और उनका मान भी हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं माइनस बी बटे 2a से। आइए दोस्तों अब हम अंतिम और तीसरी संभावना की चर्चा कर लेते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ऋणात्मक होगा अर्थात शून्य से कम होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ऋणात्मक है तो अंडर रूट के अंदर हमें ऋणात्मक मिलेगा मूल में, देखिए अंडर रूट के अंदर ये तो संभव नहीं है, अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक तो नहीं हो सकती संख्या। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने चर्चा कर ली दोस्तों मूलों की प्रकृति के बारे में। दोस्तों यही इतना ही है आपके अध्याय 4 और द्विघात समीकरण में। ठीक है, इसके बाद आप हमारे वीडियोस देखिए जिसमें सभी प्रश्नावलियों के हल आपको बताए जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।